अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे दिनों का भरपूर मजा लेते होंगे। आज सुबह से एक अलग ही माहौल था पूरे देश का। बहुत ही लोगों की पैनी नजर थी कर्नाटक के चुनाव को लेकर। कर्नाटक के चुनाव में जिस तरीके के रिजल्ट सामने आए हैं उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी जी की जो पैदल यात्रा निकली थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसका जो असर है पूरे देश की जनता पर दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी जी के इस मेहनत को लोगों ने स्वीकारा, उनकी मोहब्बत को लोगों ने अपनाया और उनके उस खूबसूरत राजनीति को मैं कहूँगा, क्योंकि आप देखो, आप हिस्ट्री उठा के देख लो, भाजपा की राजनीति हमेशा से सांप्रदायिकता की तरफ रही है, हमेशा हिंदू मुसलमान की करने की कोशिश रही है और खुद ये चुनाव उसका जीता जागता उदाहरण है। जब कांग्रेस ने अपने वादे वाले पत्र में, मैनिफेस्टो में इस बात को लिखा कि किसी भी तरह की सांप्रदायिकता को फैलाने वाली ऑर्गेनाइजेशन हम उसको बैन करेंगे, जिसमें बजरंग दल जैसे भी असामाजिक तत्वों और गुंडों के जो संगठन है उसको बैन किया जाएगा, उसकी बात निकली, तब से नरेंद्र मोदी जैसे जो प्रधानमंत्री हैं, जो देश के एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए हैं, वो धर्मों के नाम पर लगे राजनीति करने, जय जय बजरंग बली और न जाने क्या क्या जाकर भाषण देने लग गए। इसके बावजूद भी कर्नाटका ने जिस तरीके का मैंडेट दिया कांग्रेस को, जिस तरीके से भाजपा को खदेड़ा है वहां से, मुझे तो अभी भी इस बात पर अफसोस है कि इनको 50 से ज्यादा सीटें मिल गई हैं। इसी वजह से मैं आज भी कहता हूं कि ईवीएम को बैन होना चाहिए। ईवीएम पे मुझे आज भी शक है, क्योंकि जहां आपका जीरो होना चाहिए वहां से 50 से 60 सीटें मिल गई। इसके बावजूद राहुल गांधी जी की इस मेहनत को सराहना होगा। वहां के लोकल मुद्दे को लेकर जिस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी, जिस तरीके से वो अपने मुद्दे पे बने रहे, जिस तरीके से आपसी मोहब्बत, एकता, भाईचारा को उन्होंने बरकरार रखने के लिए लगातार अपनी बातें रखी, कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक बातें नहीं, कहीं पर भी कोई धार्मिक उन्माद फैलाने जैसी बातें नहीं, राहुल गांधी जी के द्वारा उसको लोगों ने पहचाना और उसे लोगों ने अपनाया। आज 136 सीटें बहुत बड़ी बात है दोस्तों। देखो, अगर ये जीत सिर्फ और सिर्फ करीब आके खत्म हो जाती ना, जैसे 114 सीटें की आवश्यकता थी, 113, अगर उस सीट के करीब रहती कांग्रेस, तो मैं समझ सकता था कि चलो बहुत ही थक हार कर जीती है, या लोगों ने मतलब कि लोगों के मन में अभी भी शक था, आशंका थी कि कांग्रेस को हम वोट दें या नहीं दें। लेकिन 136 सीटों का मिलना कांग्रेस का ये बताता है कि जनता अभी पूरी तरीके से कांग्रेस के ऊपर में यकीन करती है और भाजपा के जो तोड़ने वाली नीति है, जो भाजपा की विभाजनकारी नीतियां हैं, जो भाजपा की विभाजनकारी तौर तरीके हैं, या प्रचार करने का तरीका है, या उनका शासन करने का तरीका है, उसको लोगों ने नकार दिया है, साफ नकार दिया है। मोदी जी ने जिस तरीके से रैलियां करी, ऐसा लग रहा था कि भाई साहब, मतलब हो सकता है कि कांग्रेस को एक भी वोट ना मिले। ये जीत कई मायनों में मायने रखती है, कई चीजों में मायने रखती है दोस्तों, क्योंकि ये कांग्रेस की खुद की अकेले देश की जनता के लिए, कर्नाटक की जनता के लिए लड़ाई थी, अकेले। वो कैसे है मैं आपको बताता हूं। इस देश में सत्ता में जब से भाजपा की सरकार आई है, दलाल गोदी मीडिया हर तरीके से बिक चुकी है, आपको भी पता है। अगर राहुल गांधी जी कोई अपनी एक बात कहते हैं, अगर राहुल गांधी जी जनता के प्रति अपनी सहानुभूति जताते हैं, 40% कमीशन खोर सरकार के खिलाफ में अपनी बात को रखते हैं, जनता के बेरोजगारी के समस्याओं, कर्नाटक के लोगों की परेशानी के बारे में बात करते हैं, कहीं पर भी कोई दलाल गोदी मीडिया ने उनके बातों को संजीदगी के साथ, ईमानदारी से जनता के सामने नहीं रखा। जब भी प्रचार प्रसार किया इन दलाल गोदी मीडिया ने, हमेशा भाजपाइयों का किया। इस बात से कोई नहीं नकार सकता है, इस बात से कोई भी इंकार नहीं कर सकता है। भाजपा से तो कांग्रेस लड़ ही रही है, क्योंकि भाजपा घटिया नीति करने वाली है, उससे कोई डरता भी नहीं है। राहुल गांधी जी हमेशा इस बात को कहते आए हैं कि मुझे इन लोगों से डर नहीं लगता, जबकि राहुल गांधी जी की सदस्यता को भी खत्म कर दिया इन लोगों ने, संसद पद से हटा दिया। कितनी शर्म की बात है कि जिस देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आपका अपोजिशन पार्टी का मजबूत होना जरूरी होता है, उस देश में नरेंद्र मोदी के जो नेतृत्व में सरकार चल रही है, वहां पे विपक्ष के जो मुख्य भूमिका में है, जो नेता हैं, उनके सदस्यता को रद्द करा दिया जाता है।
इससे बड़ी शर्म की बात क्या होती है, उसके बावजूद भी कर्नाटका के लोगों ने जो आईना दिखाया है भाजपा को, यह सराहनीय है। मैं कर्नाटका के लोगों को सलाम करता हूं, सल्यूट करता हूं। उन लोगों ने ना धर्म के नाम पर बहकने दिया खुद को, न ही इनके विभाजनकारी किसी नीतियों के तहत अपने आप को बेवकूफ बनने दिया। उन्होंने जनता को कोशिश किया बरगलाने की। लास्ट में आपने देखा किस तरीके से बजरंग बली की जय और न जाने एक असामाजिक तत्व और गुंडों वाले संगठन को इन लोगों ने अपने जिस धर्म को मानते हैं सनातनी, और उसमें जो बजरंग बली होते हैं उनको अपना एक भगवान और ईश्वर का रूप और राम जी के बहुत बड़े भक्त मानते हैं, उसके साथ जोड़ दिया। सोचिए, कहाँ एक गुंडे मवालियों का एक संगठन और कहाँ वो पूजनीय पर्सनालिटी जिसको सनातन धर्म मानता है, उसके साथ जोड़ दिया इन लोगों ने वोट के लिए, सिर्फ वोट के लिए। लेकिन कर्नाटका ने आईना दिखा दिया कि ये सब नहीं चलेगा। साउथ में, दक्षिण भारत में इकलौता एक ऐसा राज्य था जहां पे भाजपा की सरकार, वो भी तोड़ फोड़ के बनी थी, कोई बहुत ईमानदारी से तो नहीं बनी थी कि भैया जिस तरीके से कांग्रेस को अभी मैंडेट मिला, जिस तरीके से बिल्कुल क्लियर 136 सीटें जबकि चाहिए थे सिर्फ 113, उस तरीके से अगर बीजेपी को मिलता वहां पर तो समझ में भी आता। उन लोगों ने तो खरीद फरोख्त करके, चोरी करके, ईडी का डर दिखाकर, सीबीआई का डर दिखाकर, तोड़फोड़ करके सरकार बनाई थी वहां पर भाजपा ने। ऑपरेशन लोटस, बिल्कुल ऑपरेशन लोटस के तहत आपको पता होगा किस तरीके से स्प्रेड कर रहे थे, विधायकों को खरीद रहे थे, कोई डरा रहे थे, धमका रहे थे, तोड़ रहे थे, अपने में मिला रहे थे, ऑपरेशन लोटस के तहत। लेकिन इस बार जो कांग्रेस ने आईना दिखाया है, कर्नाटक की जनता ने आईना दिखाया है, जिस तरीके से वहां पिछले कई महीनों से कभी बुर्का बैन कर देने की बात, कभी हिंदू मुसलमान करने की कोशिश, कभी किसी बच्ची को गुंडे उन्मादी जो भड़वे किस्म के संगठन के लोग थे, किसी का नकाब खींचा जा रहा था, किसी बच्ची को तंग किया जा रहा था, जिस तरीके के माहौल बना रखे थे इन लोगों ने, जनता ने इस तरह के लोगों के ऊपर में तमाचा मारा है, और वो भी भिगाकर बेहतरीन तरीके से तमाचा मारा है। मुझे लगता है कि अब ये वक्त आ चुका है पूरे देश की जनता को इस बात पे गौर करने के लिए कि इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर तो राजनीति अब नहीं होनी चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूं राहुल गांधी जी की मेहनत को। राहुल गांधी जी जिस तरीके से, राहुल गांधी के पैदल यात्रा के बाद से ये पहला राज्य है जहां पर इलेक्शन हुआ, हिमाचल प्रदेश उसी दौरान हुआ था, लेकिन ये पहला राज्य था जब उनके पैदल यात्रा खत्म होने, भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद ये पहला राज्य था जहां पर इलेक्शन हुआ। राहुल गांधी जी का जादू चला, उनकी बहन प्रियंका गांधी जी का जादू चला। प्रियंका गांधी जी का एक बयान आप लोगों ने सुना होगा, और ये वाकई में बहुत वैलिड बात थी। ये सिर्फ चुनावी भाषा नहीं है, चुनावी भाषण नहीं है कि हम सब ने देखा कई प्रधानमंत्रियों को, अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी देखा हम लोगों ने, उससे पहले के ज़माने के लोगों ने राजीव गांधी जी के ज़माने का भी देखा, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री सोचो जो अपने ऊपर पड़ने वाले गालियों को, जब आप पब्लिक फोरम में रहते हैं, जब आप पब्लिक के हीरो रहते हैं, जब आप पब्लिक के नेता होते हैं, तो पब्लिक कई तरह की बातें करती हैं, लेकिन ये ड्रामेबाजी देखिए कि मुझे इतने गाली पड़े, मुझे उतने गाली पड़े, और वो लिख रहे थे बैठ के डायरी में। मुझे तो इस बात का भी अफसोस है कि 99-91 अपना गालियां जुड़वा रहे थे, उतने भी सीट नहीं आई। कम से कम 91 सीट भी आ जाती भाजपा को तो मुझे समझ में आता कि चलो भैया थोड़ी इज्जत रह गई। मतलब 91 इन लोगों ने गालियां जोड़ के रखी थी डायरी में अपने, बजाते एक मंत्री को भी रखा था उन्होंने अपने कैबिनेट में, जो जोड़ के लिख रहा था शायद, है ना। उतने भी सीट नहीं आई। मतलब ये तो नाइंसाफी हो गई नरेंद्र मोदी जी के साथ। इतने गालियां खाने के बावजूद भी, मतलब कि प्रचंड जिसको हार कहते हैं वो है। रफीक पटेल भाई कहते हैं कि साउथ इंडियन बहुत समझदार लोग होते हैं। देखिए, समझदारी बिल्कुल है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। समझदार इसलिए भी है क्योंकि वहां के जो लोग हैं वो हिंदू मुसलमान पर कम बिलीव करते हैं। वहां पर इस मुद्दे पे बात नहीं होती है, वहां पर बिल्कुल मुद्दे की बात होती है, फालतू के मुद्दों पे बात नहीं होती। अब आप सोचो 40% जो कमीशन की बातें हैं, क्या ये सच्चाई दूसरे राज्य में नहीं है? बिल्कुल है। लोग रोजगार देने के नाम पर कमीशन खाते हैं, चोरी अंडर टेबल पैसा मांगते हैं, लेकिन ये कभी मुद्दा नहीं बना। लेकिन कर्नाटक में ये मुद्दा बना। नंदिनी जो प्रोडक्ट है वहां पर किस तरीके से वहां पे भाजपाइयों ने उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करी, उसका लोगों ने बदला लिया।
और जिस तरीके से पिछले कई महीनों से लगातार हिंदू मुसलमान करके लगातार जो सामाजिक फैब्रिक जो है, सोशल फैब्रिक को तोड़ने की, बर्बाद करने की कोशिश भाजपाइयों ने की, उसका मुंहतोड़ जवाब कांग्रेस के जरिए कर्नाटक की जनता ने दिया। अच्छा, एक पॉइंट और इसमें गौर करने की है। कर्नाटक को अगर जो लोग जानते होंगे वो इस बात को मानते होंगे कि कर्नाटक में मुस्लिम जो पॉपुलेशन भी है वो काफी अच्छी खासी है और वहां के लोग पॉलिटिकली काफी एक्टिव हैं। लेकिन कहीं पर भी कोई भी मुसलमान के नाम पर वोट नहीं दिया। जैसे एमआईएम पार्टी आई थी, 3 सीटों पर लड़ाई लड़ रही थी, कहीं पर भी उनको वोट जीत नहीं मिली। मुसलमान ने इस बार एकदम ठान लिया था कि हमको बहकना नहीं है, भटकना नहीं है, एक तरफा तरीके से वोट दिया। और कहीं मैंने एक सर्वे भी देखा था शायद किसी चैनल पर, जिसमें यह बताने की कोशिश किया जा रहा था कि सिर्फ 2% मुसलमान के वोट जो इधर उधर हुए हैं, 98% जितने भी मुसलमानों ने वोट दिया, जैसे मान लीजिए 100 मुसलमानों ने वोट दिया, 98 मुसलमानों ने एक तरफा तरीके से वोट दिया, क्योंकि इस समय उन्हें बदलाव की आवश्यकता थी। ना कि आप हिंदू और मुसलमान के नाम पे बरगला के वोट देते अगर इधर उधर, तो शायद ये रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। आप एक बात सोचिए दोस्तों, देखिए सामाजिक तौर पे हर जमाने में आपसी कभी झगड़े, कभी लड़ाई गली में, कभी सड़कों पर होते रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से भाजपा सत्ता में बैठकर पूरे देश को डिस्टर्ब कर रखी थी, एक समुदाय विशेष पर टारगेट करने की कोशिश करती थी और नुकसान पहुंचाती थी पूरे देश को। क्या आपको नहीं लगता कि बेरोजगारी एक पूरा राष्ट्रीय मुद्दा है, जिसमें हिंदू के भी लड़के, मुसलमानों के भी लड़के परेशान हैं, सिख के भी और ईसाई के भी परेशान हैं? लेकिन जब ऐसे मुद्दों पे बात आती थी तो वो मुसलमानों का चेहरा सामने रखकर बेवकूफ बना दिया करते थे जनता को। जब बात आती थी कि इस देश के अंदर में प्रधानमंत्री 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए अडानी के कंपनी में लगने को, उसके ऊपर में एक जेपीसी बन जाए, ज्वाइंट जो पार्लियामेंट्री कमीशन होता है, जांच कर ले, उस पर कोई बात नहीं होती है। कर्नाटक के अपने कई मुद्दे थे, बेरोजगारी से लेकर, परेशानी से लेकर, पानी पीने के मामला को लेकर, नदी के बंटवारा को लेकर, वहां के जमीन के उपजाऊपन को इशू को लेकर, और सूखा, वहां हमेशा कोई ना कोई ऐसे मुद्दे आते रहते हैं जिस पर कोई बात नहीं करता है। सिर्फ एक मोदी का चेहरा सामने दिखाकर नौटंकी होता था। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि जब से नरेंद्र मोदी जी के प्रचार के बावजूद भी भाजपा हारी है, कहीं पर भी चेहरा नजर नहीं आ रहा है नरेंद्र मोदी जी का। एक होता कि अगर वहीं पर भाजपा जीत जाती ना, तो इस समय केवल नरेंद्र मोदी जी के गुणगान होते, उनके लिए कसीदे पढ़े जाते, उनके लिए गाना गाया जाता। इन तमाम चीजों के बारे में जो है कोई ध्यान नहीं देता है। अच्छा, एक बड़ा खूबसूरत सा पोस्ट है, मैं आपको पढ़ता हूं, आप देखिएगा, सुनिएगा, मजा आएगा। कि प्रधानमंत्री जी, अगर आज बीजेपी जीत जाती तो आप 100 किलो के फूलों की माला पहनकर बीजेपी कार्यकालय में, फिर से पढ़ता हूं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। प्रधानमंत्री जी, अगर आप बीजेपी जीत जाती तो आप 100 किलो के फूलों की माला पहनकर बीजेपी कार्यालय में होते, जहां देर तक आपका जयकारा होता, ना बम्बई की बात होती ना येदुरप्पा की, यहां कोई नहीं पूछता। शाह जी और नड्डा जी के भाषण भी आपकी महिमा गान होता, उनके भाषण में भी आपका महिमा गान होता, आपकी शान में कसीदे पढ़े जाते, फिर आपका जोरदार धारदार भाषण होता, जीत की वजह आप होते, सारे गोदी चैनलों पर आपकी आरती उतारी जाती और आपके मैजिक पर 2-3 दिनों तक चैनल लमालोट हो रहे होते। राहुल गांधी और कांग्रेस का मरसिया लिखा जाता। मरसिया मतलब समझते हैं, किसी के मौत पर और मातम पर जब कोई चीज लिखी जाती है, नॉर्मली ये मुसलमान इस्तेमाल करते हैं, मरसिया लिखा जाता। मतलब अगर कांग्रेस हार गई होती तो उन पे मरसिया लिखा जाता। अब जब बीजेपी बुरी तरीके से हारी है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? आपको आज भी बीजेपी कार्यालय में होना चाहिए था, कार्यकर्ताओं और जनता को बताना था कि आपसे क्या चूक हुई। यह बात बिल्कुल सच्चाई है। अब आप सोचो, ये क्या माहौल होता अगर देश का प्रधानमंत्री जीत जाते तो, नरेंद्र मोदी जी अगर जीत जाते तो क्या माहौल होता। अच्छा, सबसे बड़ी बात एक और मैं कहना चाहूंगा दोस्तों,
अब अगर कोई भी दलाल गोदी मीडिया, मैं तो अब पहले सिर्फ गोदी मीडिया कहा जाता था, मैं अब उसमें दलाल शब्द मेरे तरफ से जोड़ा हुआ है। अब अगर कोई दलाल गोदी मीडिया ये कहती है कि यहां पर ये काम क्यों नहीं, वहां पे वो काम क्यों नहीं हो रहे हैं, तो इनको जूतों की माला सड़कों पे पहना के घुमाना चाहिए जनता को, क्योंकि ये वो दलाल हैं जिन्होंने ना कभी सवाल उठाते समय कांग्रेस का साथ दिया, ना आम जनता के सवालों को प्रधानमंत्री तक पहुंचाया, ना भाजपा के सरकार तक पहुंचाया। तो इनका कोई हक नहीं है ये सवाल करने का कि अब कांग्रेस की सरकार क्या कर रही है। हालांकि ये सवाल मैं खुद भी करूंगा, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं हूं, कांग्रेस का समर्थन करता हूं मोरली तौर पे राहुल गांधी जी की वजह से। सिर्फ राहुल गांधी जी एक बेहतरीन लीडर हैं, ना सांप्रदायिकता पे उनका यकीन है, ना इस तरह के कभी भाषण देते हैं, ना कभी घटिया राजनीति का सहारा लेते हैं। इसलिए हमारे जैसे लोगों का पूरा अधिकार होगा कि हम उनसे सवाल कर सके कि आपकी जब सरकार बन गई है तो जो आपने 5 वादे किए थे उसका क्या हुआ, आपने सांप्रदायिकता फैलाने वाले संगठनों को बैन करने की बात करी थी उसका क्या हुआ, रोजगार का क्या हुआ, 40% कमीशन खाने वाले लोगों का क्या हुआ। तमाम चीजों पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन दलाल गोदी मीडिया का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अभी भी तलवा चाट रहे थे। जब आप सुबह में देखते ना खबर, तो ऐसा महसूस होता है कि रूबिका लियाकत, अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी, इन सबों पे मातम पड़ा हुआ है, मातम आया हुआ उनके चेहरे पर। मतलब हर तरीके से इतने बिकाऊ ये लोग हैं, इतने भड़वे दलाल लोग हैं ये कि आप पूछिए मत। तो कांग्रेस को मुबारकबाद, राहुल गांधी जी को मुबारकबाद। भाई बहुत बड़ी जीत है ये राहुल गांधी जी को। अगर सिर्फ ये जीत सिर्फ जीत होती, जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बनाने की बात होती, हालांकि जेडीएस पिछले बार कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन इस बार कांग्रेस पे लोगों ने यकीन किया। ऐसा ही काम आने वाले चुनाव में होने की आवश्यकता है। राजस्थान में होगा इलेक्शन, आने वाला सबसे जो करीब में अभी इलेक्शन है वो तेलंगाना का है। तेलंगाना का इलेक्शन अगर होता है तो जो भी गैर भाजपाई सरकार वहां पे बने उसका स्वागत है। कांग्रेस, एक बात याद रखिएगा आप लोग, देश को चलाना सबके बस की बात नहीं है। कांग्रेस खुद में एक बहुत बड़ी सोच है। कांग्रेस एक इंक्लूसिव सोच के साथ एक इंक्लूसिव राजनीति करती है, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करती है। भले बहुत सारे लोगों को शिकायत हो सकती है, भाई इतने दिनों तक शासन किया, जिस देश को जीरो से इन लोगों ने इतने ऊंचाई तक लेकर आई ये सरकार, ये कांग्रेस की पार्टी, उसमें बहुत सारी गलतियां भी हुई होंगी। ये तो अच्छी बात है कि राहुल गांधी जैसे लीडर जो ऐसी गलतियों को एड्रेस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और उसमें सुधार लाने की बात करते हैं। कौन ऐसा लीडर है जो बता सकता है या बोलता है कि जनसंघी जितने भी हैं आरएसएस वाले, इनको बैन हो जाना चाहिए? बताओ आप, उनके सैकड़ों आपको मिल जाएंगे और हर रोज मिलेंगे कि इन आरएसएस वालों का इस देश में कोई आवश्यकता नहीं है। ये केवल और केवल राहुल गांधी जैसा लीडर ही बोल सकते हैं। और एक और भी लीडर हैं हमारे राज्य के, जिनका नाम है लालू प्रसाद यादव जी। एक्सक्यूज मी। शुरू से राहुल गांधी जी इस बात को कहते हैं कि ऐसे कोई भी फ्रिंज एलिमेंट्स, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला कोई भी गुंडे मावाली का संगठन इस देश में किसी भी तरह की आवश्यकता उसकी नहीं है। कोई भी धार्मिक आस्था के नाम पर, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, देश को तोड़ने की कोशिश करेगा, उसके इस देश में कोई स्थान नहीं है। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए और ये बात बिल्कुल क्लियर है। आने वाले कल में तेलंगाना में इलेक्शन होगा, वहां पर भी अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वेल एंड गुड, जो कि बहुत ही टफ है। अगर राहुल गांधी जी का जादू चला, अगर उनकी मेहनत रंग लाई वहां पर और जो वादे इन्होंने किए हैं कर्नाटका में वो पूरा करके दिखाते हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं आने वाला मध्य प्रदेश, वहां पे क्लीन स्वीप होगा। भाजपा को लोग लथाड़ेंगे, निकालेंगे और दौड़ा के भगाएंगे वहां से सरकार से। उसके बाद राजस्थान का इलेक्शन होने वाला है, उसके अलावा और भी कई राज्य में इलेक्शन होंगे और बहुत जल्दी 2024 में आप देखिएगा कि भाजपा की सरकार बिल्कुल केंद्र से हट जाएगी और उसके बाद से देश एकदम अमन शांति और तरीके से चलेगा। क्योंकि देखिए, कांग्रेस के पास जो लीडर हैं वो संजीदे लीडर हैं, मनमोहन सिंह जैसे पढ़े लिखे लीडर हैं। प्रधानमंत्री पद पे इसमें कोई शक नहीं है कि एक पढ़ा लिखा लीडर होना चाहिए, एक समझदार लीडर होना चाहिए।
ना कि प्रचार बॉय होना चाहिए, पोस्टर बॉय होना चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ प्रचार करने के लिए अपने दफ्तर से निकलता हो, और नहीं तो दफ्तर में अगर है तो 18-18 घंटे नौकरी करने और मेहनत करने का नौटंकी करता हो, लेकिन देश में बेरोजगारी बढ़ रहा हो। आप किसानों के मुद्दे, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि सारे आंकड़े अगर आप छुपा ही दोगे, मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि जब आप सारे आंकड़े छुपा ही दोगे तो बात किस पे करेंगे? आप बेरोजगारी पे आंकड़े नहीं लेकर आते हो, किसानों के मुद्दे पे उनका आंकड़ा लेकर नहीं आते हो, महिलाओं के साथ इतने गलत काम हो रहे हैं पूरे देश में, भाजपा शासित राज्यों में सबसे ज्यादा हो रहे हैं, यूपी में हो रहे हैं, आप उस पर आंकड़े लेकर नहीं आते हो। कई बलात्कारी या गुंडे और 100 से ज्यादा जिन पर मुकदमे चल रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हो। तो किस बात की आप सरकार चला रहे हैं? किस बात के लिए? सिर्फ अडानी जैसे लोगों को अमीर बनाने के लिए, सिर्फ इनसे पैसा लेके चुनाव में खर्चा करने के लिए, सिर्फ हिंदू मुसलमान करके इस देश को नुकसान पहुंचाने के लिए। मैं तो एक बात और भी कहता हूं दोस्तों, मेरा यह मानना है हम सब भारतीय हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और भारतीयता होने पर किसी को शक भी नहीं होना चाहिए, किसी के देश प्रेम पर कोई भी शक नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एज अ मुस्लिम, भारतीय मुस्लिम, अगर देश का प्रधानमंत्री कोई मुसलमान बनता है तो याद रखिएगा इस देश की तरक्की और जीडीपी आपको 5 साल में डबल करके दिखा देगा। वो ये मैं दावे के साथ कहता हूं। वो इसलिए क्योंकि हमेशा आप सुनते होंगे कि इस दुनिया में 50 से ज्यादा मुसलमान बाहुल्य वाले कंट्री हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि सबके पास तेल है, उनके साथ रिश्ते अच्छे बनेंगे। अगर कोई देश का प्रधानमंत्री मुसलमान होता है तो जब हमारे देश में ऑयल एंड गैस की भरमार हो जाए, जब उसके आने का रास्ता बन जाए, उनके साथ अच्छे रिलेशन बन जाए, तो आप सोचो पेट्रोल जो आज 100 के हैं वो 10 रुपए 20 रुपए लीटर मिलेंगे आपको। डीजल जो आज 60 70 80 के मिल रहे हैं वो 5 रुपया 10 रुपए के हिसाब से मिलेंगे। और दुनिया में एक अलग ही तैयारी हो जाएगी, एक बेहतरीन एक देशों का गुट बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा, जिसमें हमारा देश लीड करेगा। क्योंकि ना हमारे पास परमाणु बम की कमी है, ना हमारे पास सैन्य शक्ति की कमी है, ना हमारे पास किसी भी तरह के मनोबल की कमी है। एक बात याद रखिएगा, मैं भारत में भी रहा हूं, भारत के बाहर भी रहता हूं, मिडिल ईस्ट में भी रहा हूं, बहुत सारे देशों को देखता हूं मैं। भारतीय की इज्जत जितनी है पूरी दुनिया में, और आज से नहीं, ये 2014 से मत सोचिएगा, कंगना रनावत की तरह के प्रधानमंत्री जब से बने उसी वक्त से आज़ादी मिली है। ये तब से है जब से देश को आज़ादी मिली है। भारतीयों की इज्जत, हमारे जैसे आपके जैसे लोग जाके विदेशों में इज्जत बढ़ाए हैं भारत का, जिन्होंने, आप कभी भी अरब के भी देशों में आप चले जाओ, अमेरिका में भी चले जाओ, कनाडा में भी चले जाओ, वहां पे भारतीय की जितनी इज्जत है उतना शायद ही किसी की इज्जत होगी। क्योंकि अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी ईमानदारी से, अपने प्रोफेशनलिज्म से, जिस तरीके से भारतीयों ने इज्जत बढ़ाई है इस देश की, किसी ने नहीं बढ़ाया है। एक बार इस पे गौर कीजिएगा, जो मैंने बात कही है इस पे कोई सांप्रदायिकता वाली सोच के साथ मत सोचिएगा। अगर भारत का प्रधानमंत्री मेरे जैसा कोई मुसलमान बनता है तो याद रखिएगा कि भारत की जीडीपी 5 साल के अंदर में डबल हो जाएगी। 5 साल के अंदर में भारत जो है एक सुपर शक्ति बन जाएगा। मैं इस बात के दावे के साथ कह सकता हूं। इस बात को लिख लीजिएगा और इसको सेव कर लीजिएगा वीडियो को। चलिए, खैर हम लोग बात कर रहे थे कर्नाटका के रिजल्ट की। बहुत बहुत मुबारक हो कर्नाटका की जनता को, जिन्होंने देश को सांप्रदायिकता के रंग में रंगने वाले पार्टी को बाहर फेंक दिया है और पूरे देश को एक मैसेज दिया है कि जब बात होगी मुद्दे की बात होगी। बहुत हो गया हिंदू मुसलमान, बहुत हो गया फलाना है तो ढमकाना है, फलाना है तो मुमकिन है, अब उससे कोई फायदा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। और जितने भी कांग्रेस के मानने वाले लोग हैं, आप सब लोगों को मुबारकबाद। जब एक गुंडा क्रिमिनल देश का राजा बन जाएगा तो उस देश का क्या हाल होगा, यह देश को भी समझना चाहिए। बन ही गया, देख ही रहे हैं, पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है, पूरी दुनिया में मतलब हमारे जगहसाई होती है। आए दिन जो लोग कभी सवाल नहीं करते थे कि यार तुम लोग आपस में लड़ते हो क्या हिंदू मुसलमान, आप यकीन मानो मैं किसी दिन वीडियो इस पे बना के दिखाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल जेन्युइन, ऐसा भी नहीं कि फैब्रिकेटेड भाजपाइयों की तरह, बिल्कुल मैं जेन्युइन कि किस तरीके से लोग सवाल अब करने लग गए हैं कि ये भारत में ऐसा हो रहा है क्या, भारत में वैसा हो रहा है क्या। तो हम लोग बहुत सारे बातों को
समझाना पड़ता है कि नहीं, ये सब छोटी मोटी बातें हैं और देश के अंदर की बातें हैं। जब घरों में लड़ाई हो सकती है तो हमारा देश हमारा घर है, वहाँ पर आपस में लड़ाई हो सकती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। खैर चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो। आज एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी हो रहा है बहरीन में। एक ओवरसीज़ जो कांग्रेस की जो टीम है उसमें मुझे भी बताया गया था, और हमारे जो बड़े भाई की तरह हैं अभी डांडिया भाई, आप सब लोग जानते होंगे, उनको एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया है और वो आए भी हैं। मैं किसी कारणवश नहीं जा सका, वरना मैं भी वहाँ रहता इस जीत के जश्न के लिए। बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये जीत, खैर मैं जानता हूँ कांग्रेसी भी इन भाजपाइयों की तरह गधे नहीं होते हैं, ना ही गुंडे मवाली होते हैं, तो इनसे ये इस बात का आग्रह भी करना बेकार है कि आप संयम से रहिएगा, तरीके से रहिएगा। कांग्रेसी और दूसरे जितने भाजपाइयों को छोड़ के जितने भी पार्टी के लोग हैं वो संयम से रहने वाले, तरीके के तमीज़ वाले लोग हैं, समझदार लोग हैं, अच्छे परिवार के लोग हैं। वो गुंडे मवाली और इस तरह के गंदे नाले के कीड़ों जैसा हरकत करने वाले नहीं हैं। तो अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। देश से अमन, शांति और आपसी सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए अभी बहुत टाइम लगेगा। पार्टी बदल जाने से लोगों की सोच नहीं बदल जाती। सोच बदलने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि सब लोग मिलजुल के एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के विश्वास के साथ एक दूसरे का विश्वास जीते। हिंदू मुसलमान इस भारत की साझा संस्कृति के हिस्सा हैं और इस हिस्से को हमेशा बरकरार रखना है। कई लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं और कई लोग घटिया सपना देखते हैं कि भारत को फिर से तोड़ दिया जाए, जो कि कभी होगा नहीं और न कभी होने दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।